ऑपरेशन थंडरबोल्ट एक ऐसा ऑपरेशन जिसे यह भी कहा जा सकता है कि जैसे जंगली शेर के जबड़े से जिंदा हिरण को बचा लेना। इजरायली खुफिया विभाग मोसाद द्वारा किया गया एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें एक हाईजैक किए गए यहूदियों से भरे विमान को अपने दुश्मन देश से ज्यों का त्यों अपने देश में वापस लाना था। ये एक ऐसा खतरनाक ऑपरेशन होने वाला था जिसमें जरा सी चूक से उस विमान के सभी पैसेंजर्स की जान जा सकती थी। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता हूं थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर दुनिया की अनोखी सच्ची घटनाओं की कहानियां, जिसमें रोमांचक जानकारियों के अलावा क्राइम, एस्पियनाज, हाइस्ट स्टोरीज और हिस्ट्री की अद्भुत बातें आपको सीखने को मिलती हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। 7 जून 1976 जगह थी इजराइल की राजधानी तेल अवीव का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रात करीब 11 बजे फ्रांस की एयरबस A300 V4203 इजराइल की राजधानी तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में 246 यात्रियों के अलावा क्रू के 12 सदस्य सवार हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये एक बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। लगभग 1.5 घंटे बाद ये फ्लाइट एथेंस पहुंचती है, जहां इस प्लेन में 58 यात्रियों के साथ 4 आतंकवादी भी सवार हो जाते हैं। इनमें से 2 फलस्तीनी लिबरेशन आर्मी से जुड़े थे, जबकि 2 जर्मनी के रेवोल्यूशनरी ब्रिगेड से संबंधित थे। इन आतंकवादियों का मकसद सिर्फ एक ही था, इस प्लेन को हाईजैक करना। रात ठीक 12:30 बजे विमान के टेक ऑफ करते ही अचानक चारों हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। इनमें से एक आतंकवादी कॉकपिट में घुस जाता है और को पायलट को बाहर निकालकर खुद इसकी सीट पर बैठ जाता है। पायलट और सभी मुसाफिर अब उनके कब्जे में थे। प्लेन पर कब्जा करने के बाद हाईजैकर पेरिस के बजाय विमान को लीबिया के शहर बेंगाजी में ले जाते हैं। बेंगाजी में विमान में ईंधन भरा जाता है। इस दौरान हाईजैकर्स विमान में सवार ब्रिटेन में पैदा हुई एक इजरायली महिला को बीमार होने की वजह से रिहा कर देते हैं। बेंगाजी में करीब 7 घंटे तक रुकने के बाद विमान एक बार फिर से उड़ान भरता है। इन हाईजैकर्स ने कई अरब देशों से इस प्लेन को लैंड कराने की मांग की, क्योंकि इनको ये उम्मीद थी कि इजराइल से दुश्मनी होने के कारण ये देश लैंडिंग की परमिशन दे देंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक कारणों से कई देशों ने विमान की लैंडिंग से साफ इनकार कर दिया। 28 जून को दोपहर 3 बजे थक हार कर इन हाईजैकर्स ने विमान को युगांडा के एंटबे हवाई अड्डे पर लैंड कर दिया। वहां का तत्कालीन तानाशाह ईदी अमीन, जिसके बारे में यह भी प्रसिद्ध था कि वो इंसानी मांस खाता था, ऐसा लगा जैसे कि वो भी इन आतंकवादियों का ही साथ देने वाला था, क्योंकि वो भी इजराइल के दुश्मनों में गिना जाता था। एंटबे एयरपोर्ट पर युगांडा की सेना के करीब 100 कमांडोज मौजूद थे, जिन्होंने पूरे एयरपोर्ट को अपने घेरे में ले रखा था। इसके बाद विमान से एक एक कर सारे मुसाफिरों को नीचे उतारा जाता है और उन्हें एयरपोर्ट के ही उस ट्रांजिट हॉल में ले जाया जाता है, जो फिलहाल इस्तेमाल में नहीं था। अब तक करीब 24 घंटे गुजर चुके थे और विमान के हाईजैक होने की खबर दुनिया भर में फैल चुकी थी। इस पूरी हाईजैकिंग की जानकारी न सिर्फ ईदी अमीन को थी, बल्कि हाईजैकर्स को उसका खुला समर्थन भी था। ईदी अमीन हर रोज खुद एंटबे एयरपोर्ट आता था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेता था। आतंकवादियों के कहने पर ही ईदी अमीन ने अपनी सेना के खास कमांडोज को बंदूकों की निगरानी के लिए तैनात कर दिया। लैंडिंग के बाद विमान में सवार सभी इजरायली यात्रियों को पास बने एक टर्मिनल में ले जाया गया। उधर इजराइल में विमान अपहरण की खबर आते ही खलबली मच गई। आनन फानन में इजरायली सरकार ने सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ के साथ मीटिंग की। इजराइल का ये एक पुराना उसूल है कि वो आतंकवादियों से कभी भी कोई सौदा नहीं करता, मगर उस दौरान ये फैसला लिया गया कि पहले हाईजैकर्स की मांगों को सुना जाए, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा समय मिल जाएगा। जब आतंकवादियों से बातचीत हुई तो उन्होंने इजराइल की विभिन्न जेलों में बंद अपने हजारों साथियों को छोड़ने की मांग रखी। इतना ही नहीं, आतंकी विदेशों में बंद अपने पूरे साथियों को छुड़ाने और 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भी मांग कर रहे थे। इसके लिए आतंकियों ने इजराइल को 48 घंटे का समय दिया था। आतंकवादियों से इस डील की बातचीत करके इजरायली सरकार उन्हें उलझाती रही। इस दौरान खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों ने एंटबे हवाई अड्डे से खुफिया जानकारी जुटानी शुरू कर दी। 30 जून को
आतंकवादियों ने बंधक बनाए गए लोगों में से 48 लोगों को रिहा कर दिया। इनमें से अधिकतर बूढ़े और बीमार लोग थे। इन सभी को एक स्पेशल फ्लाइट से पेरिस भेज दिया गया। इजरायली सरकार और सेना ने खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर हाईजैकर्स से 4 जुलाई तक का समय मांग लिया, जिसके बाद आतंकवादियों को भरोसा हो गया कि इजरायली सरकार उनके सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो गई है। आतंकवादियों की दुश्मनी केवल इजराइल से ही थी। बाकी यूरोपियन देशों से पंगा लेने में अभी समझदारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने गैर इजरायली नागरिकों को रिहा कर दिया। अब एंटबे हवाई अड्डे पर केवल 94 इजरायली यात्रियों के साथ कुल 116 लोग ही बंधक बचे थे। काफी सोच विचार और सावधानियों के बाद एक प्लान तैयार किया जाता है और तभी 3 जुलाई को इजरायली कैबिनेट ने लंबी बैठक के बाद ऑपरेशन थंडरबोल्ट को हरी झंडी दे दी। इस दौरान मोसाद ने गैर इजरायली छोड़े गए बंधकों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर ली थी, जिसमें इजरायल को आतंकियों की तादाद और उनके हथियारों की जानकारी मिल चुकी थी। इसके अलावा मोसाद को यह भी पता लगा कि एंटबे एयरपोर्ट के इस टर्मिनल को इजरायल की ही एक कंपनी ने बनाया था। उस कंपनी को संपर्क किया गया, उनसे ब्लूप्रिंट लेकर इस मिशन में शामिल सभी कमांडोज को बिल्डिंग के नक्शे के बारे में समझा दिया गया। 3 जुलाई को शर्म अल शेख एयरपोर्ट से रात 9 बजे प्लान के मुताबिक 100 इजरायली कमांडोज की एक टीम इजरायली एयरफोर्स के 4 C-130 हरक्यूलस ट्रांसपोर्ट विमान से एंटबे के लिए उड़ान भरती है। युगांडा के कमांडोज को धोखा देने के लिए इन खास विमानों में काले रंग की एक मर्सिडीज कार और लैंड रोवर कारों को भी रखा गया था। दरअसल मोसाद ने पता लगा लिया था कि ईदी अमीन काले रंग की मर्सिडीज से ट्रेवल करता है और उसका खास सुरक्षा दस्ता लैंड रोवर कारों में होता है। 3 जुलाई रात 11 बजे इजरायली एयरफोर्स के 4 विमान बेहद नीची उड़ान भरते हुए और एंटबे एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल को धोखा देते हुए रनवे पर उतर पड़ते हैं। रात के अंधेरे में चारों विमानों को एयरपोर्ट पर कुछ इस तरह उतारा जाता है कि वहां मौजूद युगांडा आर्मी और आतंकवादियों की इसकी भनक तक नहीं लगती। विमान का कार्गो द्वार पहले से खुला था। एक एक करके मर्सिडीज और लैंड रोवर कारें रनवे पर दौड़ने लगती हैं। उनमें पहले से ही इजरायली कमांडोज बैठे हुए थे। 100 इजरायली कमांडोज की इस क्रैक टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया था। इनमें से एक टीम को एयरपोर्ट के टर्मिनल में बंधक बनाकर रखे गए मुसाफिरों को छुड़ाने का काम सौंपा गया, जबकि दूसरी टीम को एयरपोर्ट के रनवे पर घात लगाकर बैठी युगांडा की आर्मी और आतंकवादियों का मुकाबला करना था और तीसरी टीम की जिम्मेदारी थी कि छुड़ाए गए मुसाफिरों को साथ लाए खाली जहाज में बैठाना था। इन विमानों के साथ 2 बोइंग 707 विमान भी थे, जिसमें से एक में मेडिकल टीम थी जबकि दूसरे में यात्रियों को वापस ले जाया जाना था। कारों का ये काफिला तेजी से टर्मिनल की बिल्डिंग की ओर निकल पड़ता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ईदी अमीन उस समय युगांडा में नहीं था। ऐसे में इजरायल की पोल खुल जाती है। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी होती है। बिल्डिंग की पूरी जानकारी होने के कारण कमांडोज तेजी से बंधकों के पास पहुंचते हैं और हिब्रू भाषा में चिल्लाते हैं, हम इजरायली सैनिक हैं, नीचे लेट जाओ, हम इजरायली हैं, नीचे लेट जाओ। इजरायली कमांडोज ने काम बड़ी फुर्ती से करना शुरू किया। एक एक पल बहुत कीमती था। इस कमांडो ऑपरेशन में सभी 7 अपहरणकर्ताओं को और युगांडा की सेना के लगभग 50 जवानों को मार गिराया जाता है, जबकि इजरायल के 3 बंधकों की भी इस ऑपरेशन के दौरान मौत हो जाती है। आते समय इजरायली कमांडोज ने एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा के सभी फाइटर प्लेन्स को बम से उड़ा दिया। इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली यूनिट के कमांडर और पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई योनाथन नेतन्याहू की भी मौत हो जाती है। विदेशी जमीन पर मोसाद का ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ 53 मिनट चला, जिसमें से 30 मिनट तक कमांडो की कार्रवाई चली। युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन के लिए ये बात एक खून के घूंट पीने जैसी हो गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उनके देश में घुसकर अपने नागरिकों को इजरायल इस तरह से छुड़ा कर ले जा सकता है। सुबह होते ही जब ये बंधक अपने देश इजरायल पहुंचे, उसके बाद दुनिया को इस ऑपरेशन की भनक लगी। तब पूरी दुनिया हैरान रह गई कि कैसे इजरायल ने अपने नागरिकों को अपने एक दुश्मन देश से छुड़ाकर अपने देश में ले आए।
आशा आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और रोमांचक कहानियों और जानकारियों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस कहानी को अपने दोस्तों में भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।